प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 1 में आज अपन बात करेंगे प्रपोजल की, या जिसको अंग्रेजी में अपन प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। देखिए, लास्ट टाइम पर अपन ने थोड़ा बहुत अध्ययन किया था वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षणों का। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को यदि आप देखें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शुरुआत जो है वो प्रस्ताव से ही होती है। यानी प्रस्ताव एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहीं से अनुबंध अधिनियम जो है उसका सफ़र आरंभ होता है। तो प्रस्ताव क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके संबंध में क्या आवश्यक नियम हैं, उन सब बातों का आज अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है कि प्रस्ताव या प्रपोजल क्या चीज़ है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो इसकी डेफिनेशन दी गई है वो सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो प्रस्ताव की ही है। ये डेफिनेशन धारा 2 सबसेक्शन ए इसमें दी गई है। प्रस्ताव का सीधा सा मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी अपनी इच्छा, अपना विचार, अपने मन की बात किसी दूसरे पक्षकार के सामने रखते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखते हैं, और आपका मकसद, आपका उद्देश्य क्या होता है कि आप ये चाहते हैं कि दूसरा पक्षकार आपकी उस बात को स्वीकार कर ले, मान ले। क्यों मान ले? क्योंकि आप दूसरे पक्षकार के साथ एक समझौता करना चाहते हैं, दूसरे पक्षकार के साथ आप एक ठहराव करना चाहते हैं। ठहराव क्या होता है इसको और अपन आगे विस्तार से देखेंगे। लेकिन आपने अपने मन की बात किसी दूसरे से कही और आपका उद्देश्य यही है कि दूसरा आपकी बात को स्वीकार कर ले, जिससे आप दोनों के बीच में एक समझौता हो जाए, एक ठहराव हो जाए। तो यही चीज़ जो है कानून की भाषा में प्रपोजल या प्रस्ताव के नाम से जानी जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो दूसरे से ये कहता है कि मेरे पास एक पुरानी कार है, मैं उसको आपको 50,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भाषा में क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सामने एक प्रस्ताव रखा। आप ये चाहते हैं कि दूसरा हाँ कर दे, जिससे आपकी कार जो है वो आप उसको बेच सकें और आपको 50,000 रुपये मिल जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम शुरुआत यहीं से मानते हैं कि सबसे पहले प्रपोजल आता है। यानी सबसे पहले एक व्यक्ति अपनी बात, अपनी इच्छा, अपना विचार दूसरे के सामने रखता है इस उद्देश्य से कि दूसरा उसको स्वीकार कर ले, मान ले। तो ये तो प्रपोजल का एक सामान्य सा अर्थ हुआ। इसकी जब अपन विशेषताएं पढ़ेंगे तो इसमें प्रपोजल से संबंधित और भी आपको कई बातें नई देखने को मिलेंगी। तो जहाँ तक इसकी विशेषताओं की बात है तो देखिए, प्रपोजल की पहली विशेषता ये है कि प्रपोजल के लिए कम से कम 2 पक्षकारों का यानी 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि एक अकेला व्यक्ति स्वयं अपने सामने कोई प्रस्ताव नहीं रख सकता है। ए अपना कोई प्रस्ताव बी के सामने रखता है। इसी तरह से जब मैं अपनी कार बेचने की बात कहता हूं तो मैं ये बात किसी दूसरे व्यक्ति से ही कह सकता हूं। तो प्रपोजल या प्रस्ताव के लिए कम से कम 2 पक्षकारों का, 2 व्यक्तियों का होना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। फिर दूसरी बात कि प्रस्ताव जो है किसी कार्य को करने से संबंधित हो सकता है। यानी जो आप अपनी इच्छा, अपने विचार, अपने मन की बात दूसरे के सामने रख रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आप कोई निश्चित कार्य करना चाहते हैं। मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं, यानी मैं एक निश्चित कार्य करना चाहता हूं। तो यहाँ प्रस्ताव जो है उसका फॉर्म, उसका स्वरूप किस प्रकार का है कि आप किसी निश्चित कार्य को करने के संबंध में दूसरे के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं। फिर अगली विशेषता कि प्रस्ताव किसी कार्य को न करने से संबंधित भी हो सकता है। देखिए, इसको समझिए आप थोड़ा सा। ये प्रपोजल की जो डेफिनेशन है उसमें भी ये बात बताई गई है कि प्रस्ताव किसी कार्य को करने अथवा न करने से संबंधित हो सकता है।
तो प्रस्ताव किसी कार्य को करने से संबंधित है, ये तो अभी अपन ने देखा कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ। यहाँ प्रस्ताव किस प्रकार का है कि व्यक्ति एक निश्चित कार्य को करना चाहता है। इसी तरह से प्रस्ताव एक निश्चित कार्य को न करने से संबंधित भी हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए अपने एक पड़ोसी से कहते हैं कि यदि आप मेरे मकान की ओर खिड़की नहीं खुलवाएं, मान लीजिए वो अपने मकान में कंस्ट्रक्शन कर रहा है और आप अपने पड़ोसी से कहते हैं कि यार अगर तू मेरे मकान की ओर खिड़की नहीं खुलवाएगा तो मैं तेरे को 5,000 रुपये दूंगा। तो देखिए यहाँ आप जो अपनी इच्छा अपना विचार रख रहे हैं वो किस रूप में रख रहे हैं कि एक निश्चित कार्य न करे। कौन? आपका पड़ोसी। तो यहाँ प्रस्ताव किस रूप में है कि एक निश्चित कार्य को न करने से संबंधित है। आपके मकान की ओर खिड़की नहीं खुलवाए तो आप उसको 5,000 रुपये देंगे। इसी तरह से ए मान लीजिए बी से कहता है कि यदि आप मुझ पर मुकदमा नहीं करें तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। यानी एक निश्चित कार्य न करने के बदले में आप बी को 10,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं। तो जिस तरह से प्रस्ताव किसी कार्य को करने से संबंधित हो सकता है, ठीक उसी प्रकार से प्रस्ताव किसी कार्य को न करने से संबंधित भी हो सकता है। फिर अगली विशेषता कि प्रस्ताव जो है वो हम क्यों रखते हैं। तो देखिए उसके पीछे हमारा सीधा सा उद्देश्य ये होता है कि हम दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त करना चाहते हैं। सहमति से मतलब है कि हम ये चाहते हैं कि दूसरा पक्षकार उसको स्वीकार कर ले, मान ले। अब दूसरा पक्षकार उसको स्वीकार करता है या नहीं करता है ये तो उसकी इच्छा है, उसका आउटलुक है, उसका दृष्टिकोण है। अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो उसको स्वीकार करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। हालांकि कोई बाध्यता वाली बात नहीं होती है, लेकिन जो व्यक्ति प्रस्ताव रख रहा है उसके मन में ये भाव अवश्य होता है कि उसकी इच्छा ये होती है कि सामने वाला उसको स्वीकार कर ले, मान ले, जिससे हम दोनों के बीच में एक समझौता हो जाए। फिर अगली विशेषता कि प्रस्ताव की शर्तें जो हैं वो निश्चित होनी चाहिए। देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि जब भी आप कोई प्रस्ताव रखते हैं तो उसमें कोई कंफ्यूजन या भ्रम वाली स्थिति नहीं हो। कंफ्यूजन या भ्रम से मतलब ये होता है कि वो आधा अधूरा नहीं हो, यानी आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं सारी बात एक साथ स्पष्ट शब्दों में आप दूसरे से बतलाएं, कि दूसरे से कहें, जिससे कि कोई कंफ्यूजन या भ्रम नहीं रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने प्रस्ताव रख दिया, बाद में दूसरा पक्षकार कहता है कि साहब मैंने तो इसका ये अर्थ समझा था, आप कहते हैं नहीं साहब इसका ये अर्थ नहीं है, ये अर्थ होता है। यानी जहाँ भ्रम है, कंफ्यूजन है, संशय है, वहाँ पर एक पक्षकार कुछ समझता है, दूसरा कुछ समझता है, तो दोनों के मध्य विवाद होना एक स्वाभाविक बात है। तो इसलिए बेहतर यही है कि जब भी आप प्रपोजल रखें, प्रस्ताव रखें, वो बिल्कुल स्पष्ट हो, पूरी बातें हों और दूसरा पक्षकार उसका सही अर्थ समझे। इस प्रकार के हमको प्रयास करना चाहिए। फिर अगली बात कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि प्रस्ताव विशिष्ट और सामान्य दोनों प्रकार के हो सकते हैं, स्पेसिफिक एंड जनरल। देखिए विशिष्ट प्रस्ताव क्या होता है इसको समझिए आप। विशिष्ट प्रस्ताव से मतलब है कि जब कोई प्रस्ताव किसी खास व्यक्ति के सामने रखा जाता है तो वो विशिष्ट प्रस्ताव कहलाता है। ए ने अपना प्रस्ताव बी के सामने रखा, विशिष्ट प्रस्ताव है। एक्स ने कोई प्रस्ताव वाई के सामने रखा, विशिष्ट प्रस्ताव है। राम ने अपना प्रस्ताव श्याम के सामने रखा, विशिष्ट प्रस्ताव है। अब आती है बात सामान्य प्रस्ताव की। तो सामान्य प्रस्ताव से मतलब ये होता है कि ऐसा प्रस्ताव जो एक तरह से सभी लोगों के सामने है। सभी लोगों के सामने से मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये मानता है कि सारी दुनिया के सामने है, यानी कोई भी व्यक्ति उसको स्वीकार कर सकता है, उसको मान सकता है। एक व्यक्ति अखबार में विज्ञापन देता है कि साहब मेरा मकान है, मैं इसको इतने रुपए में बेचना चाहता हूँ।
सामान्य प्रस्ताव है। मेरे पास पुरानी कार है, इतने रुपए में बेचना चाहता हूँ, इच्छुक व्यक्ति जो है इस नंबर पर संपर्क करें, सामान्य प्रस्ताव है। तो जहां प्रस्ताव आप किसी खास या विशिष्ट व्यक्ति के सामने नहीं रख रहे हैं तो वो सामान्य प्रस्ताव कहलाता है। एक इम्पॉर्टेंट केस, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। उसमें ये बात सामने आई कि प्रस्ताव विशिष्ट और सामान्य दोनों प्रकार का हो सकता है। फिर अगली विशेषता कि प्रस्ताव का संवहन आवश्यक है। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज मस्ट। संवहन से मतलब ये होता है कि वो प्रस्ताव दूसरे पक्षकार की जानकारी में आ जाए, यानी दूसरे पक्षकार को पता लग जाए कि प्रस्ताव में क्या बातें हैं। वो ही प्रस्ताव का संवहन है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर दूसरे पक्षकार को प्रस्ताव की जानकारी ही नहीं है तो वो उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता है। ए का जो प्रस्ताव है, क्या उसकी जानकारी बी को मिल चुकी है क्या? अगर मिल चुकी है तो इसका मतलब प्रस्ताव का संवहन हो चुका है। फिर अगली बात, अगली विशेषता इसमें ये बताई गई है कि प्रस्ताव स्पष्ट और गर्भित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, प्रपोजल करने का तरीका जो है वो ये तय करता है, निर्धारित करता है कि प्रस्ताव जो है वो स्पष्ट है या गर्भित है। जब आप सीधे सीधे अपनी बात दूसरे के सामने रखते हैं, चाहे वो मौखिक रूप में रखें आप, चाहे लिखित रूप में रखें, स्पष्ट प्रस्ताव कहलाता है। मैंने आपसे कहा कि मैं अपनी कार आपको 50,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ, स्पष्ट प्रस्ताव है। दूसरी ओर गर्भित प्रस्ताव, इम्प्लाइड प्रपोजल। गर्भित प्रस्ताव से मतलब ये होता है कि जब आपके हाव भाव, आपका आचरण, आपका व्यवहार, उससे ये प्रकट होता है, उससे ये लगता है कि आप दूसरे के सामने कोई प्रस्ताव रख रहे हैं। यानी यहाँ आप सीधे सीधे दूसरे से कोई बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपके काम करने के तरीके से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो आप दूसरे के सामने कोई प्रस्ताव रख रहे हैं। फिर दूसरी अगली बात कि प्रस्ताव दूसरे पक्षकार पर बाध्यकारी नहीं हो सकता है। यानी आप दूसरे पक्षकार को फोर्स नहीं कर सकते हैं, बाध्य नहीं कर सकते हैं कि वो आपके प्रस्ताव को स्वीकार करें। तो इसीलिए प्रस्ताव की लैंग्वेज जो है वो हमेशा रिक्वेस्टिंग होती है, विनय के रूप में है कि क्या आप मेरी कार 50,000 रुपये में खरीदेंगे। ये तो प्रपोजल है, लेकिन मैं आपसे कहूं कि आपको मेरी कार 50,000 रुपये में खरीदनी पड़ेगी, तो ये कानूनी रूप से प्रपोजल नहीं है। फिर नेक्स्ट लास्ट इसमें आती है कि अगर कोई व्यक्ति प्रस्ताव के साथ कोई शर्त जोड़ना चाहता है तो आप जोड़ सकते हैं। यानी जो प्रस्ताव रखने वाला व्यक्ति है, जिसको हम प्रस्तावक के नाम से जानते हैं, अगर प्रस्तावक कोई शर्त जोड़ना चाहता है तो आप प्रस्ताव के साथ 1, 2, 3 चाहे जितनी शर्त जोड़ सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि उन शर्तों का उल्लेख भी प्रस्ताव के साथ किया जाना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको कार बेचने का प्रस्ताव रखता हूं और साथ ही ये शर्त भी जोड़ता हूं कि आपको अगर कार खरीदनी है तो 50% पैसा, 50% पैसा आपको एडवांस देना होगा। तो अगर मैंने ये शर्त जोड़ी है तो ये भी मुझे प्रस्ताव के साथ आपको बतानी जरूरी होती है। तो ये प्रस्ताव या प्रपोजल के संबंध में कुछ आवश्यक बातें होती हैं।